हेलो छात्रों, वेलकम टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव जनन, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसके पहले की वीडियो में हमने शुक्राणु बनने की प्रक्रिया का स्टडी कर लिया था, शुक्राणु की संरचना का भी अध्ययन कर लिया था। और अगर स्त्री जनन तंत्र से अगर बात करें तो वहाँ पे हमने ये देख लिया था कि अंडाशय के अंदर अंडाणु कैसे बनता है और एक अंडाणु की संरचना क्या होती है। ठीक है, अब शुक्राणु और अंडाणु बनने के पश्चात आपने पढ़ा है, परिभाषा है, बहुत सिंपल सा परिभाषा है। ठीक है, कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलेत होने की क्रिया को, मिक्स होने की क्रिया को, शुक्राणु का अंडाणु के साथ फ्यूज होने की क्रिया को हम कहते हैं निषेचन या सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब क्या होता है? शुक्राणु अंडाणु दोनों के डीएनए क्या हो जाए, गुणसूत्र क्या हो जाए, मिल जाए और बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो निषेचन क्या है? फाइलोपियन ट्यूब के अंदर, मादा के फाइलोपियन ट्यूब के अंदर, फाइलोपियन ट्यूब में मैं अभी एक रीजन दिखाऊंगा कि फाइलोपियन ट्यूब में कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, कितने दिन पे संपन्न होती है, ठीक है, कहाँ संपन्न होती है और निषेचन से महत्व क्या है। अगर निषेचन हो रहा है, अंडाणु स्पर्म के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो आपको पता है निषेचन के बाद क्या बनने वाला है, जाइगोट बनने वाला है। तो इस निषेचन से हमें फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे और निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। एक बार पुनः हम आप सभी से कह दें कि आज के इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले कि जितने भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पे, वो जाकर आप देखें ताकि एक तारतम्यता बनी रहे, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ, सारी चीज़ों को लिंक कर पाएँ, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए आज मैं स्टार्ट करता हूँ, निषेचन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, निषेचन। अंग्रेजी में हम इसको बच्चों फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, हम लोग मानव में निषेचन पढ़ रहे हैं, पुष्प में भी आप लोग पढ़ेंगे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले निषेचन कहाँ होता है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, यह जस्ट केवल समझने के लिए डायग्राम है। आपने स्त्री जनन तंत्र पढ़ा होगा तो उसमें इस डायग्राम को बनाया होगा। यहाँ आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है, फिम्बरी होता है, झालर, और यहाँ होता है ओवरी। ठीक है, अब जस्ट ये केवल समझने के पर्पज़ से मैंने बनाया हुआ है डायग्राम। ठीक है, इसी तरह से इधर भी होता है, यह एक ओवरी होती है। ठीक है, अब ये है बच्चों ओवरी, ठीक है, और ये है ओविडक्ट। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग? ओविडक्ट कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं। ये सभी आप लोग पढ़े हुए हैं स्त्री जनन तंत्र में। ओविडक्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया स्त्रियों में कहाँ संपन्न होती है। तो अंडाशय में बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि अंडाशय में तो एग बनता है। यहाँ क्या बनता है? एग बनता है, और एग यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ओविडक्ट कह सकते हैं, अंडवाहिनी, या फाइलोपियन ट्यूब। दोनों में से अगर कोई ऑप्शन हो तो आप दोनों में से कोई सी एक को आप क्या कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन है दोनों सही है, और कोई भी एक दिया रहेगा तो वो सही है। लेकिन बच्चों डीप और क्वेश्चन पूछा था, नीट लेवल पर आप जाइएगा तो फाइलोपियन ट्यूब में भी 3 रीजन होते हैं। याद रखिए, ये देखिए जो ये अंगुली जैसी संरचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं फिम्बरी, झालर। क्या बोलते हैं बच्चों? फिम्बरी या झालर। यह एग को आर्तो चक्र के 14 डेज पे, याद रखिएगा 14वें 14 डेज टू 15 डेज मान सकते हैं। ठीक है, 14 से 15वें दिन पे जब ओव्यूलेशन होता है एलएच हार्मोन के कंट्रोल में,
तो यहाँ से एग रिलीज होके फिमरी इसको कैच करता है, रिसीव करता है, और फिमरी से होते हुए अब देखिए एक पतला सा एरिया यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका हिंदी अभी मुझे याद आता तो मैं बता दे रहा हूँ, इनफिंडुलम कहते हैं। इसके बाद से जब आगे आप जाएंगे तो ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। और इसका अंतिम वाला पोर्शन जो ये यूट्रस के करीब है इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, ठीक। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है उसके 3 भाग हैं, ठीक है। ओवरी के निकट वाले को कहेंगे इनफंडिबुलम, यूट्रस, ये जो यूट्रस है, यूट्रस के नज़दीक वाला हिस्सा जो है उसे कहेंगे इस्थमस, और इन दोनों के बीच में जो हिस्सा है उसे कहते हैं एम्पुला। यानी अगर देखा जाए तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इस्थमस और एम्पुला के बीच, इसी रीजन में होती है निषेचन की प्रक्रिया। मान के चलती है एग है, क्या है? एग है। और आपको पता है कि अभी हम एग कौन सी स्टेज में रिलीज हुआ रहता है? सेकेंडरी oocyte में। पहले के वीडियो को देख लीजिएगा बच्चों, अंडजनन की प्रक्रिया, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब एग रिलीज होता है तो उस समय वह सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है और 23 क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं। पुनः समझिए, ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो वह सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है और उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, और वो मियासिस फर्स्ट अवस्था में अरेस्ट है, मियासिस सेकेंड नहीं हुआ है। उस एग को हम ओवम अभी नहीं कह रहे हैं, उसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte। वह मियासिस फर्स्ट में अरेस्ट है, मियासिस सेकेंड होना अभी बाकी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ एग है। अब अगर 14 डेज पे एग निकला है तो उस समय अगर कोई स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ है, वेजाइना में अगर कोई स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, तो यह स्पर्म मूव करते हुए, ठीक है, यह स्पर्म मूव करते हुए यहाँ पे आता है, और यह स्पर्म इस ओवम से क्या हो जाएगा? इस सेकेंडरी oocyte से अटैच हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस फ्यूजन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म विथ फीमेल गैमेट मीन्स ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल बी फॉर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और आपको पता है कि जो स्पर्म है, ठीक है, उसका और ओवम का, दोनों का एक समय पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना जरूरी है, तभी जाके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। नहीं तो अगर दोनों के पहुंचने के टाइम अलग अलग है तो निषेचन नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एवरी इंटरकोर्स में कोई फीमेल का अंडा क्या हो जाए? निषेचित हो जाए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। निषेचन के लिए ज़रूरी है कि एग का और स्पर्म का, दोनों का एक ही टाइम पे इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस रीजन के बीच में पहुंचना जरूरी है, तब जाकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, ठीक। तो ये तो आपको जनरल जानकारी मैंने दिया कि निषेचन है क्या। निषेचन के बारे में मैंने बताया कि जब स्पर्म ओवम से फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले हिस्से में, रीजन में फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। कहाँ होता है ये मैंने सारा डायग्राम आपको बता दिया है। अब निषेचन यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को मैं अलग से आपको एक बार, ठीक है, शो कर दे रहा हूँ, ताकि निषेचन की प्रक्रिया को डिटेल में आप समझ पाए, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग निषेचन की प्रक्रिया को स्टडी करेंगे। निषेचन कहाँ होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है, कब होता है ये भी बता दिया, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है ये भी बता दिया, लेकिन निषेचन कैसे होता है ये अभी बाकी है। ये देखिए, यह है एग, यह है इसका न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी oocyte है बच्चों, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग?
द्वितीयक अंड कोशिका। अगर आप अंड जनन की प्रक्रिया पढ़े होंगे तो ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है और यह किस स्टेज में अरेस्ट होता है, तो यहाँ लिखेंगे अरेस्ट एट मियोसिस फर्स्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट होता है और किसमें, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। आप लोग पढ़े होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसी तरह से जब मियोसिस होती है तो मियोसिस क्या होता है, दो मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट में क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं, मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम सेम रहते हैं, लाइक माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, वह जिसमें 46 क्रोमोजोम थे वह कन्वर्ट हो गया था सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट का कौन सा स्टेज होके बस रुका हुआ है, प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में अरेस्ट होता है, इन विच स्टेट, ठीक है, ऑफ द मियोसिस सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड। तो कहेंगे कि सेकेंडरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होता है। अब अरेस्ट का मतलब क्या है, ये सेकेंड मियोसिस सेकेंड कर ही नहीं रहा है, ये तब करेगा ना जब स्पर्म आएगा। देखिए अब यह ओवम है, ओवम के ऊपर जो लेयर होता है बच्चों, पहला लेयर, फर्स्ट लेयर, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर होता है इसे हम कहेंगे जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर बहुत सारे और भी लेयर होते हैं, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर कौन सा लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा। याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखिएगा कौन सा लेयर कहाँ होता है, ठीक है। ये हमारा है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहते हैं एक न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है। ये अंदर वाला जो लेयर है, ठीक है, जो अंदर वाला लेयर है इसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा लेयर, ठीक है। और ये बाहर वाली जो लेयर है जो इसको कवर की हुई है इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि सेकेंडरी oocyte या ओवम, ठीक, का जो इंटरनल लेयर अंदर का उसे क्या कहते हैं, तो कहिएगा जोना पेलुसिडा, और बाहर वाले लेयर को कहेंगे कोरोना रेडिएटा। अब समझिए यहाँ स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म में टेल और नेक होता है ना, इस स्पर्म में आ रहा है। इस स्पर्म के अंदर मान के चलते क्रोमोजोम है, एक्स और वाई में कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। स्पर्म में आपने पढ़ा था कि स्पर्म जो होता है उसके हेड पे, ठीक है, ये नेक है, स्पर्म के हेड पे एक टोपी होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। स्पर्म के हेड पे एक टोपी होती है जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और वह एक्रोसोम जब अटैच होता है कोरोना रेडिएटा पे एग के, तो एक यहाँ एंजाइम निकालता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, यहाँ पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसका नाम है। यह एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम इस केमिकल को निकालता है, ये केमिकल सिक्रेट करता है और यह कोरोना रेडिएटा लेयर को तोड़ेगा। कोरोना रेडिएटा लेयर को तोड़ने के बाद से यह जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ेगा, और जो ही जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ेगा तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे इस ओवम के अंदर, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, और ये मियोसिस सेकेंड करके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, अंड जनन की प्रक्रिया मैंने बताया था, तो उसमें कैसे सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हुआ था तो फर्स्ट पोलर बॉडी और एक ओवम बना, सेकेंडरी oocyte बना था। फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड हुआ था तो ओवम में कन्वर्ट हो गया था और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना था, ठीक है। तो मान के चलते हैं अब कि यह क्या हो चुका है, मियोसिस सेकेंड हो चुका है और यह बन चुका है ओवम। क्या बन चुका है, ओवम। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ नाम और इसका नाम लिख देता हूँ ओवम,
ठीक है, अंड। अब ओवम के अंदर यह क्या करेगा, अपना एक्रोसोम वाल तोड़ दिया और इसका डीएनए कह सकते हैं कि यह ख़त्म हो गया, और ये फिर इसका डीएनए जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है अंदर आ गया। ये मान के चलिए क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म के क्रोमोसोम्स, किसके क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म के क्रोमोसोम्स हैं, और ये किसका क्रोमोसोम है, ओवम का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यह लेयर फिर बंद हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। क्यों हार्ड हो गई, क्योंकि ये दोबारा कोई स्पर्म यहाँ पे न आ जाए, नहीं तो इसको हो जाएगा पॉलीस्पर्मी स्टेज आ जाएगा। पॉलीस्पर्मी मतलब ये होता है कि एक साथ एक ओवम को एक ही स्पर्म निषेचित कर सकता है, फ्यूज कर सकता है। क्योंकि एक बार कोई स्पर्म इसके अंदर एंट्री लिया, जो ही इसका क्रोमोसोम डीएनए अंदर घुसा, उसके तत्काल बाद यह जो लेयर है जोना पेलिसिडा का, वह पूरी तरह से पैक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा स्पर्म यहाँ घूमते रहेंगे, लेकिन वह दूसरा स्पर्म को एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक टाइम पे एक अंडे से एक ही क्रोमोसोम फ्यूज होता है। ठीक, यह अब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि ये फीमेल का जो क्रोमोसोम है उसमें यक्स यक्स होता है, और मेल से या तो यक्स आया होगा या वाई आया होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक अगर फीमेल का यक्स ले लें और अगर मेल का वाई आया है तो यक्स वाई बनेगा। यानी इस एग के अंदर ऑलरेडी 2 यक्स हैं, फीमेल में आप जान ही रहे हैं, एक के अंदर क्या 23 क्रोमोसोम है और सब यक्स नेचर के हैं, और जो मेल की स्पर्म से आया है वो या तो यक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका वाई और इसका एक यक्स दोनों मिल गए, तो इसके अंदर क्या बन गया, यक्स वाई, यानी यक्स वाई वाले जाइगोट बन चुका है। और इसमें अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। क्यों, क्योंकि 23 एग के थे अपने, और 23 कौन लेकर आया था, स्पर्म लेकर आया था। ठीक है, तो 23 और 23 आपस में मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46, यानी हो गया यह न्यूक्लियस 46 क्रोमोसोम वाला। और आपको पता है इस स्टेज को हम लोग कहते हैं जाइगोट। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मैं नाम बदल रहा हूँ बच्चों, याद रखिएगा। सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हुआ था ओवम में, अब ओवम कन्वर्ट हो गया किस में, जाइगोट में, क्योंकि अब यह निषेचन हो चुका है। अब सोचिए अगर स्पर्म का वाई वाला न आया हो क्रोमोसोम, यक्स आया हो, तो यक्स यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स यक्स हो जाएगा। यानी जाइगोट कौन से नेचर का है, यक्स यक्स नेचर का है। और फ्यूचर में इससे जब एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, चाइल्ड का निर्माण होगा, तो उसकी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन होंगे, यक्स यक्स, यानी वो फीमेल चाइल्ड होगा। क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। और यदि यक्स न आके स्पर्म का वाई आया होता तो यह जाइगोट किस नेचर का है, यक्स वाई नेचर का है। और जो इससे फ्यूचर में चाइल्ड बनेगा वो क्या होगा, यक्स वाई नेचर का होगा, यानी कौन होगा, मेल होगा। तो इस तरह से जाइगोट बन गया बच्चों। जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और 46 क्रोमोसोम में 23 मदर के होते हैं, 23 फादर के होते हैं। इसीलिए जब बच्चे का निर्माण होता है तो उसमें मदर के भी कैरेक्टर आते हैं, यानी डीएनए आते हैं, और फादर के भी डीएनए आते हैं, यानी दोनों के डीएनए आते हैं। और आपको पता है बच्चों, जब 2 भिन्न डीएनए आएंगे तो उससे बनने वाले चाइल्ड में विभिन्नता आएगी, भिन्नता आएगी, जिसको कहते हैं हम लोग वेरिएशंस। क्या कहते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, तो ये रहा निषेचन की प्रक्रिया। इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। निषेचन से कुछ प्रश्न मैं पुनः बता दूं आपको। निषेचन क्या है, तो आपने पढ़ा है स्पर्म और ओवम का फैलोपियन ट्यूब नलिका के एम्पुला वाले हिस्से में फ्यूज होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जबकि निषेचन से पहले जो स्पर्म था उसमें 23 थे क्रोमोसोम, और निषेचन के पहले जो ओवम था उसमें 23 थे। जब दोनों मिले तो हो गए कितने, 46। अब ये बन गया जाइगोट। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक टाइम पर एक ही स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री ले सकता है, क्योंकि एक बार ये ओवम के अंदर एक स्पर्म अपना डीएनए डाल देगा, उसके बाद से ओवम के चारों तरफ का जो लेयर है वो पूरा पैक हो जाएगा, और दोबारा कोई स्पर्म उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। किस टाइम पर होती है, तो याद रखिएगा, आर्तो चक्र के 14वें से 15वें दिन पे क्या है, निषेचन होने की संभावना मैक्सिमम होती है। वाई, क्यों, क्योंकि इसी दिन पे ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और अगर इस टाइम कोई स्पर्म बाई चांस पहुंचता है तो निषेचन के चांसेज हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
तो निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और आपको पता है धीरे धीरे जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, विदलन होगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, इस तरह से आर्गन बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और एक चाइल्ड फाइनली 9 महीने 7 दिन पे बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि निषेचन की प्रक्रिया मनुष्य में कैसे संपन्न होती है, ठीक है, कहाँ संपन्न होती है और इसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग अगर कहीं कन्फ्यूजन रह गया है तो इसको बैक करके पुनः आराम से देखिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छे से समझने के लिए इसके पिछले वाला वीडियो कि सेकेंडरी oocyte यानी ओवम कैसे बना था और स्पर्म कैसे बना था, वो लेक्चर देखना ज़रूरी है बच्चों, ताकि आप इस वीडियो से उसको कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। डायरेक्ट देखेंगे तो समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि स्पर्म बना कैसे था, ठीक है, और ओवम कैसे बना है। तो एक दूसरे को कनेक्ट करके देखने का प्रयास करिए, ठीक है। पुनः एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कोई समस्या होती है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों हम इस माध्यम से जान पाते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप अपने राय देते हैं, अपने कमेंट देते हैं, तो हमें बेहतर ये लगता है कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को और इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि आप फ्यूचर में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये लेक्चर। पुनः कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।